हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। केमिकल बॉन्डिंग का पहला लेक्चर जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें कुछ फंडामेंटल बातें केमिकल बॉन्ड के बारे में बताई गई थी। आयनिक, कोवेलेंट और मेटेलिक बॉन्ड को कंपेयर करके बताया गया था क्या डिफरेंस है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में बात हुई थी। अब डिटेल हम पढ़ेंगे सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्ड की। वैसे हमने पहले भी बताया था कि एनसीईआरटी में या किसी भी किताब में आयनिक बॉन्ड के बारे में पहले लिखा जाता है, फिर कोवेलेंट और फिर मेटेलिक, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड वान डबल फोर्सेस के बारे में। हम कोवेलेंट बॉन्ड सबसे पहले पढ़ेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कोवेलेंट बॉन्ड से आते हैं। उसके बाद फिर आयनिक बॉन्ड, फिर मेटेलिक। वो सीक्वेंस थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, टॉपिक्स वही रहेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए तीन अलग अलग थ्योरीज आई थी। एक इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी कही जाती है जिसका ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, फिर भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम दे देते हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के बारे में। हेडिंग तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लिखा है क्योंकि मेन टॉपिक हम यही पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पहले एक इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी थी। लुईस लैंगमुयर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कोवेलेंट बॉन्ड के लिए। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी में ये कहा गया कि कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहा? कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द कंबाइनिंग एटम्स कंट्रीब्यूट इक्वल इलेक्ट्रॉन इन शेयरिंग। तो अगर हम मान लें कि ए और बी के बीच में एक बॉन्ड बनना है तो एक इलेक्ट्रॉन ए देगा और एक इलेक्ट्रॉन बी देगा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों में काउंट किए जाएंगे। और ए और बी के बीच में दो इलेक्ट्रॉन को एक लकीर से दिखाया जाता है। ये एक लकीर दो इलेक्ट्रॉन यानी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको शेयर्ड पेयर या बॉन्ड पेयर कहते हैं। और एक पेयर, इसका मतलब ये सिग्मा बॉन्ड होगा, वन सिग्मा बॉन्ड। ऐसे ही अगर ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है कोवेलेंट बॉन्ड, तो ए भी दो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा और बी भी दो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, और अब ये डबल बॉन्ड बन गया। तो दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दो पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक बॉन्ड एक लाइन दो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर जब दो बॉन्ड बन गया तो वन सिग्मा प्लस वन पाई बॉन्ड बना है। पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, दूसरा बॉन्ड जो बनता है वो पाई बॉन्ड बनता है। कैसे? देखिए, ये सिग्मा और पाई का कंसेप्ट इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी में नहीं था, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से आया। लेकिन हम सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो सिग्मा पाई यहां पर बताते चल रहे हैं। कैसे सिग्मा पाई बनता है ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताता है। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी सिर्फ ये कहता है कि चार इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो दोनों एटम दो दो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे और डबल बॉन्ड बन जाएगा। दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे, सिंगल बॉन्ड बनेगा। और अगर तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई यानी छह इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, तीन तीन इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हो गया दोनों एटम के जरिए, तो छह इलेक्ट्रॉन इसके भी काउंट किए जाएंगे, छह इसके भी। थ्री पेयर मीन्स थ्री पैरेलल लाइंस। आगे चल के ये बताया गया कि ये ट्रिपल बॉन्ड, इसमें एक सिग्मा होगा और दो पाई बॉन्ड होगा। फिर से बोल दे रहे हैं, ये सिग्मा और पाई बॉन्ड का कंसेप्ट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से आया। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी में सिर्फ शेयरिंग की बात की जाती है। शेयरिंग में इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है दोनों एटम्स का। तो ये इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी है। और ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ये भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। अब ए और बी हमने हाइपोथेटिकल एटम्स लिए थे, एक्चुअल एटम्स मॉलिक्यूल्स लेंगे। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ने के बाद लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना हम सीखेंगे जब हम कैनोनिकल फॉर्म्स बनाएंगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तब। तो फिलहाल हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो ये कि कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में या बॉन्ड के फॉर्मेशन में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बाकी बॉन्डिंग में भी अप्लाई होता है, मेटेलिक बॉन्ड में भी पढ़ेंगे हम। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का सबसे फंडामेंटल कंसेप्ट क्या है कि किसी भी केमिकल बॉन्ड के फॉर्मेशन में सिर्फ वैलेंस शेल यानी आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। इसलिए इसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहा गया, क्योंकि वैलेंस शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन ये बॉन्डिंग में बताता है। इसके मेन पोस्टुलेट्स क्या है? पहला, द कोवेलेंट बॉन्ड्स, ये चाहें तो आप पॉइंट्स के रूप में नोट कर सकते हैं, वैसे नोट करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। कोवेलेंट बॉन्ड में पहला पोस्टुलेट क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जो कंबाइनिंग एटम्स हैं उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा? द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस शेल, the atomic orbitals of valence shell of combining atoms which have unpaired electron
मीन्स सिंगल इलेक्ट्रॉन अंडरगो ओवरलैपिंग। तो दो एटम है, दोनों के वैलेंस शेल का, वो ऑर्बिटल जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेगा। द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स of combining atoms results in the overlapping of orbitals of combining atoms results in pairing of the electron। unpaired electron वाला orbital overlap कर रहा था, दोनों unpaired electron मिलके paired हो जाएंगे। now the paired electrons due to overlapping are called shared pair or bond pair and they are attracted by nucleus of both the atoms। तो पहला पॉइंट क्या कि कोवेलेंट bonds are formed by overlapping of orbitals। In overlapping valence shell atomic orbitals having unpaired electron participate। तीसरा point, overlapping results in the pairing of the electrons and the paired electrons are now called shared pair or bond pair and they are attracted by nucleus of both the atoms। ये तीन फंडामेंटल कंसेप्ट्स हैं। तो अब ये ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स और उससे बनने वाले जो बॉन्ड्स हैं वो क्या होंगे उसके बारे में देखेंगे। तो एक पॉइंट यहां पर और भी, the axial overlapping of orbitals results in the formation of sigma bond which is a stronger bond and the lateral overlapping of orbitals results in the formation of pi bond which is relatively weaker bond than sigma bond। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग में सिर्फ दो ही पैटर्न ऑफ ओवरलैपिंग होता है, वन इज एक्सियल, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर ही ओवरलैपिंग हो जाए उसको एक्सियल ओवरलैपिंग बोलते हैं एंड दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। और अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर ओवरलैपिंग नहीं हो रहा, उसके अराउंड कहीं भी हो रहा है, देन इट विल बी द लैटरल ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग भी बोलते हैं और इससे पाई बॉन्ड बनता है। सो ये चार पोस्टुलेट्स के बाद हम टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स देखेंगे एज पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। देखिए इसमें हम पहले एक्सियल ओवरलैपिंग की बात करते हैं। गिव्स सिग्मा बॉन्ड। एग्जाम्पल पहला है SS ओवरलैपिंग। S ऑर्बिटल के बारे में बताया गया था कि यह स्फेरिकल ऑर्बिटल होता है। S ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग का एग्जाम्पल है इन H2। H2 मॉलिक्यूल जो बना है दो हाइड्रोजन एटम के कॉम्बिनेशन से बना है। हाइड्रोजन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखेंगे तो क्या होगा, एटॉमिक नंबर 1 1s1, एक ऑर्बिटल है उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दूसरा हाइड्रोजन भी एग्जैक्टली ऐसा ही होगा और उसमें भी एक ही ऑर्बिटल होगा और एक ही स्पिन होगा। तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s1। अब देखिए दोनों हाइड्रोजन एटम के वैलेंस शेल 1 है, उसका वो ऑर्बिटल जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो ओवरलैप कर जाएंगे एक दूसरे से and that will result in the formation of what? SS sigma bond। तो अगर हम इसका ओवरलैपिंग S ऑर्बिटल का देखें तो 1 हाइड्रोजन एटम न्यूक्लियस उसका, दूसरा हाइड्रोजन एटम उसका न्यूक्लियस, जब ये ओवरलैप करेंगे तो एक कॉमन स्पेस ऑफ शेयरिंग आएगी और दोनों के न्यूक्लियस के मिलाने वाली लाइन पर ही कॉमन स्पेस ऑफ शेयरिंग आएगा। तो ये पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अगर मिला दीजिए तो दो न्यूक्लियस के अराउंड एक ऐसा मिक्स्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपको मिल जाएगा और यहां शेयर्ड स्पेस है। तो ये दो हाइड्रोजन एटम है और ये एक H2 मॉलिक्यूल है। बात क्लियर है थोड़ी सी। तो ये SS ओवरलैपिंग का एग्जांपल हो गया हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में। नेक्स्ट, तो एक और खास बात देखिए, एक ऑर्बिटल में जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो क्लॉकवाइज स्पिन वाला भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन वाला भी हो सकता है। हमने यहां पर दोनों का सेम स्पिन रिप्रेजेंट किया है।
अब दोनों का डिफरेंट स्पिन रखेंगे तो भी दिक्कत नहीं है, दोनों का डाउन स्पिन रखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये अप स्पिन क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज ये भी स्पेसिफाइड नहीं होता, इसलिए इसको प्लस माइनस हाफ स्पिन क्वांटम नंबर असाइन किया जाता है। तो जब ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल होगा तो अगर दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन सेम है तो किसी एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन चेंज होकर अपोजिट स्पिन वाला हो जाएगा। यानी शेयर्ड पेयर में जो दो इलेक्ट्रॉन आएंगे उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन हमेशा अपोजिट रहेगी। जरूरी नहीं है कि अपोजिट स्पिन वाला ऑर्बिटल ही ओवरलैप करे। आपने दोनों का सेम स्पिन लिया है तो जब ओवरलैपिंग होगी तब एक का स्पिन चेंज होकर दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। तो अगर आपने एक डाउन ले लिया तब भी कोई दिक्कत नहीं, दोनों को डाउन ले लिया तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल्स एक दूसरे से ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। ऐसा हर केस में आएगा। तो दूसरा एग्जांपल हम जो देखने जा रहे हैं वो है पीपी ओवरलैपिंग। देखिए पीपी ओवरलैपिंग एक्सियल भी होता है और लैटरल भी होता है। तो कब पता चलेगा कि पीपी ओवरलैपिंग एक्सियल है, कब लैटरल है? देखिए अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को हमने जेड एक्सिस माना, जो कि इन जनरल करते हैं, तो पीजेड वाले क्या हैं, वो एक्सियल ओवरलैपिंग करेंगे और पीएक्स के साथ, पीवाई के साथ लैटरल ओवरलैपिंग करेगा। फिर से इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, दोनों न्यूक्लियस को मिलाने वाली लाइन पर अगर इस एक्सिस को हम जेड एक्सिस मान लें तो पीजेड वाला एक्सियल ओवरलैपिंग करेगा। अगर हम इसको एक्स एक्सिस मानेंगे तो पीएक्स वाला एक्सियल ओवरलैपिंग करेगा। तो अगर हम इन जनरल देखें तो जेड को हम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानते हैं, तो पीजेड ओवरलैपिंग क्या होगा? इट इंप्लाइज दैट जेड इज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। जिन पी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग आप एक्सियल करा रहे हैं, इसका मतलब वही एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। या उल्टा कह दीजिए कि जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगा उस एक्सिस से रिलेटेड पी ऑर्बिटल जो है वो एक्सियल ओवरलैपिंग करेगा और सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो इन जनरल हम जेड एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानते हैं। तो पीजेड के साथ एक्सियल ओवरलैपिंग करता है और सिग्मा बॉन्ड बनाता है। इसका पी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? डंबल। दूसरा पी ऑर्बिटल भी वैसा ही डंबल रहेगा। बहुत डिफरेंट साइज वाले ऑर्बिटल्स ओवरलैप नहीं करते हैं, कंपेरेबल साइज वाले ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं। ये कहानी भी थोड़ी सी डिटेल में आगे बताई जाएगी। अब देखिए पी ऑर्बिटल्स में जो दो लोब होते हैं उनको स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन जब वेव की तरह ट्रीट किया जाता है, ऑर्बिटल का कंसेप्ट ही वेव से आता है, तो इसमें एक पॉजिटिव और एक माइनस नेगेटिव लोब लिया जाता है। तो जब बॉन्ड बनाना होगा तो पॉजिटिव लोब से ही ओवरलैप करेगा। इसका मतलब दो में से कोई एक ही लोब पार्टिसिपेट करेंगे ओवरलैपिंग में। इससे क्या होगा? ओवरलैपिंग हुई। अब ओवरलैपिंग में एक कॉमन स्पेस शेयरिंग आ जाएगा। और फाइनली ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसे हो गया? दो न्यूक्लियस के बीच में एक शेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और एक लोब इधर, एक लोब इधर। तो इस तरीके से अगर आप देखिए तो ये प्लस लोब होगा और ये दोनों माइनस लोब होंगे। इसका एग्जाम्पल होता है फ्लोरीन मॉलिक्यूल। इन F2 पहले हमने क्या किया था? पहले मॉलिक्यूल बताया, उसके ऑर्बिटल्स बताया, फिर ओवरलैपिंग की। अब यहां पर उल्टा कर दिया। बात तो वही है कि पी ऑर्बिटल्स ओवरलैप इस तरीके से करते हैं। किस मॉलिक्यूल में ऐसा होता है? फ्लोरीन मॉलिक्यूल में। तो इसका मतलब ये एक फ्लोरीन एटम है, ये दूसरा फ्लोरीन एटम है, ये दोनों ओवरलैप कर गए तो इनके बीच में बॉन्ड बन गया और बॉन्ड बनने के बाद ये F2 मॉलिक्यूल हो गया। ये भी F2 मॉलिक्यूल है, बस वो बॉन्ड बन रहा था और अब ये एक कंप्लीट मॉलिक्यूल बन गया। कैसे? देखिए F2 मॉलिक्यूल बनता कैसे? दो फ्लोरीन एटम के बॉन्ड बनने से। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो नियरेस्ट नोबल गैस हीलियम होगा। हीलियम का मतलब फर्स्ट एनर्जी लेवल कंप्लीट हो गया। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन तो बचे 7। अब 7 इलेक्ट्रॉन को सेकंड एनर्जी लेवल में भरेंगे तो 2s2 एंड 2p5 आएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है फ्लोरीन का। वैलेंस शेल 2 है, इसमें s में 1 ऑर्बिटल और p में 3 ऑर्बिटल।
एस में 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों का स्पिन अपोजिट रहेगा। पी में 5 इलेक्ट्रॉन को जब आप फिलअप करेंगे तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों में भर देते हैं, इसको बोलते हैं हुंड्स रूल, और फिर पेयरिंग करते हैं तो 2 ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो पाती है, एक इलेक्ट्रॉन की ओवरलैपिंग नहीं हुई एक ऑर्बिटल में, तो हम इसको एक्स, वाई और जेड एक्सिस के ऑर्बिटल्स मान रहे हैं। अब ऐसी ही कहानी दूसरे फ्लोरीन एटम की भी होगी, जिसमें एस में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और पी में 3 ऑर्बिटल वैसे ही एक्स, वाई, जेड, और यहां पर हम भले पेयरिंग पहले करते हैं, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भर के फिर पेयरिंग होगी। तो दोनों फ्लोरीन एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2s2 2p5 है। यहां पर भी हीलियम के बाद ही आया होगा फ्लोरीन। तो दोनों का वैलेंस शेल 2 और 2 के p में एक ऑर्बिटल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वही ऑर्बिटल्स एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं, और क्योंकि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड एक्सिस है तो हमने इसको pz माना हुआ है। तो इसका भी pz, इसका भी pz, चाहे तो दोबारा लिख दीजिए x, y एंड z। तो pz। अगर हम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस x को मानते हैं तो हमको जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसी को x कहना पड़ता है और x की ओवरलैपिंग कराते हैं। अब देखिए 2 न्यूक्लियस को मिलाने वाली लाइन जो है उसी पर ओवरलैपिंग हुआ, इसलिए इसको एक्सियल ओवरलैपिंग करें, ये भी सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। सो नेक्स्ट जो ओवरलैपिंग हम करने जा रहे हैं वो sp ओवरलैपिंग। तो पहले ss ओवरलैपिंग, वैसे तो पढ़ाते वक्त लोग पढ़ाते हैं ss फिर sp फिर pp, तो हमने ss ओवरलैपिंग अलग अलग देख लिया, pp ओवरलैपिंग अलग अलग देख लिया एक्सियल ओवरलैपिंग के टर्म्स में। अब एक s और एक p ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा तो कैसे करेगा, और यहां पर हमने साइन नहीं दिया, लेकिन अगर यहां पर प्लस साइन देंगे तो ये भी प्लस वाला ही ओवरलैप करेगा बॉन्ड बनाने के लिए। और जो सेंटर में प्लस होता है वो न्यूक्लियस के लिए होता है, सेंटर के बियॉन्ड कहीं भी प्लस माइनस होता है तो वो इलेक्ट्रॉन वेव का साइन होता है, और सेम साइन वाले वेव जब ओवरलैप करेंगे तब जाके बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो एस में भी कहीं कहीं किताबों में आपको इस प्लस के सिवाय साइड में भी एक प्लस मिलेगा, इधर प्लस तो इधर भी प्लस, तब जाके बॉन्ड बनेगा। तो नेक्स्ट ओवरलैपिंग हम देखेंगे sp एक्सियल ओवरलैपिंग। सो थर्ड ओवरलैपिंग इज sp ओवरलैपिंग हम एक्सियल ओवरलैपिंग टाइप्स पढ़ रहे हैं। ss ओवरलैपिंग सिर्फ एक्सियल ही होता है, लेटरल कभी नहीं होता है। sp ओवरलैपिंग भी सिर्फ एक्सियल होता है, लेटरल कभी नहीं होता है। और pp में अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाला p ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा तो एक्सियल होगा, अदरवाइज लेटरल होगा। तो इससे एक बात ये भी समझ सकते हैं कि जब s का इन्वॉल्वमेंट हो गया ओवरलैपिंग में, चाहे s के साथ चाहे p के साथ, तो एक्सियल ओवरलैपिंग होगा, लेटरल हो ही नहीं सकता। और जब p का p के साथ इन्वॉल्वमेंट होगा तो लेटरल एक्सियल दोनों हो सकता है। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाला p ऑर्बिटल तो एक्सियल ओवरलैपिंग, अदर ऑर्बिटल्स तो लेटरल ओवरलैपिंग। sp ओवरलैपिंग में एक s ऑर्बिटल, उसका न्यूक्लियस, दूसरे p ऑर्बिटल यानी डंबल शेप रहेगा, उसका न्यूक्लियस सेंटर में। ये जब ओवरलैप करेंगे तो p ऑर्बिटल जो है वो एक ही लोब ओवरलैप कराएगा। क्या कराएगा? एक लोब ओवरलैप कराएगा, और ये s ऑर्बिटल रहेगा। एक लोब जब ओवरलैप कराएगा तो यहां पर s ऑर्बिटल के साथ एक कॉमन स्पेस शेयरिंग हो जाएगी, और फाइनली यहां पर 2 न्यूक्लियस के बीच में इसका मिक्स होने के बाद एक कॉमन इलेक्ट्रॉन स्पेस आ गया और एक लोब बच गया p ऑर्बिटल का। तो अगर इसकी कहानी देखें तो यहां पर अगर ये प्लस है तो ये माइनस होगा, प्लस के साथ ये प्लस वाला ही ओवरलैप करेगा, तो यहां पर ये माइनस वाला बच जाएगा। अगर यहां पर आप माइनस लेते, इधर प्लस होता, तो इधर माइनस के साथ इसका माइनस वाला ओवरलैप करता। और मैं बताया था कि सेंटर के सिवाय अगर कहीं प्लस माइनस लगाता तो इलेक्ट्रॉन वेव का साइन होता है, और सेम साइन वाले वेव ओवरलैप करके बॉन्ड बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है HF मॉलिक्यूल। H बॉन्ड बना था तो SS, F बॉन्ड बना था तो PP, और HF बना तो H का S और इसका P। तो ये हाइड्रोजन का होगा और ये फ्लोरीन का होगा। तो यहां पर H और F के बीच में बॉन्ड बना और ये HF मॉलिक्यूल बन गया। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें तो फ्लोरीन 9, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हीलियम के बाद हमने लिखा था अभी 2s2 2p5, s में एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन,
पी में 3 ऑर्बिटल 5 इलेक्ट्रॉन्स एज पर हुंसुल भरेंगे और एक अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और उसको भी हम जेड एक्सेस मान के चलते हैं। क्यों? क्योंकि इंटरन्यूक्लियर एक्सेस जेड एक्सेस को मानते हैं इन जनरल। अब ये जेड एक्सेस जो ओवरलैप करेगा वो हाइड्रोजन के 1s1 ऑर्बिटल से करेगा, और ये हाइड्रोजन का जो 1s1 ऑर्बिटल है एटॉमिक नंबर 1 होने की वजह से होता है। तो ये जब ओवरलैप करेंगे एक दूसरे से, जहां पर देखिए हाइड्रोजन का s और इसका pz, तो अब क्वेश्चन ये भी पूछता है कि HF में कौन सी ओवरलैपिंग हुई। तो s pz तो ठीक है, लेकिन s के साथ 2pz है। अगर यहीं पे फ्लोरीन की जगह क्लोरीन ले लेंगे तो हीलियम की जगह नियॉन आ जाएगा, 2s 2p की जगह 3s 3p रहेगा। तो HCl में जो ओवरलैपिंग होती है वो 1s एंड 3pz की ओवरलैपिंग होती है, ध्यान रखिएगा। तो अगर हम बोलें मॉलिक्यूल्स orbitals overlapped in sigma bond formation, तो HF में हाइड्रोजन का तो 1s रहेगा और इसका 2pz रहेगा। HCl में 1s रहेगा, 3pz रहेगा। HBr में 1s रहेगा और 4pz रहेगा। ऐसे ही HI में भी अगर आप चाहें तो आयोडीन में बोल सकते हैं 1s 5pz। तो हाइड्रोजन तो छोटा ही रह गया। दूसरे हैलोजन का वैलेंस शेल का साइज बढ़ता गया, वैलेंस शेल का साइज बढ़ेगा तो एटम बढ़ता जाएगा, बॉन्ड की लेंथ बढ़ती जाएगी और बॉन्ड वीक होता जाएगा। इसलिए HF से वीक होता है HCl, HCl से वीक होता है HBr, HBr से वीक बॉन्ड होता है HI। HI का बॉन्ड सबसे वीक होने की वजह से इन चारों में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड HI एसिड है। लोग हमेशा HF या HCl के बारे में सोचते हैं, HF क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक सबसे ज़्यादा है, और HCl के बारे में इसलिए क्योंकि HCl एसिड के बारे में ज़्यादा स्टडी की जाती है। लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड एमंग हाइड्रा एसिड्स ऑफ हेलोजेंस इज HI। HI स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। ये कंसेप्ट भी एक दूसरी जगह फिर से अलग से पढ़ेंगे, लेकिन उसका जो रीज़न होता है HI के स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होने का वो ये कि हाइड्रोजन और आयोडीन के साइज में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, बॉन्ड की लेंथ बहुत ज़्यादा है, इसलिए बॉन्ड बहुत वीक है, तो जल्दी टूटेगा और H+ जल्दी रिलीज करेगा। तो एक्सियल ओवरलैपिंग सारे हो गए, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट जो देखेंगे लैटरल ओवरलैपिंग की बात करेंगे। आगे हम देखते हैं लैटरल और साइड वाइज ओवरलैपिंग। इसके पहले हमने एक्सियल ओवरलैपिंग कवर किया था, और एक्सियल ओवरलैपिंग हमने कितने टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग देखे थे? 3, SS ओवरलैपिंग, SP ओवरलैपिंग और PP एक्सियल में हमने Z को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कंसीडर किया था, इसलिए PZ एक्सियल ओवरलैपिंग के रूप में कंसीडर किया गया था। लैटरल ओवरलैपिंग के बारे में कुछ खास बात, इट इन्वॉल्व्स p orbitals and takes place only when one axial overlapping have took place between the two atoms। दो एटम्स के बीच में जब एक एक्सियल ओवरलैपिंग कंप्लीट हो जाए तब, या एक एक्सियल ओवरलैपिंग हो चुकी हो तब ये लैटरल ओवरलैपिंग होगा। लैटरल ओवरलैपिंग इंडिपेंडेंटली कभी नहीं होता है एज पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। जब एक्सियल ओवरलैपिंग हो जाए, सिग्मा बॉन्ड बन जाए, तब जाके लैटरल ओवरलैपिंग शुरू होगा। अब लैटरल ओवरलैपिंग के टाइप्स अगर देखें तो हम यहां पर सिर्फ लैटरल ओवरलैपिंग दिखा रहे हैं, लेकिन जहां पर ये ओवरलैपिंग हो रहा है वहां पर एक्सियल ओवरलैपिंग भी हुआ होगा। P
lateral overlapping. PP lateral overlapping में दो p ऑर्बिटल्स जिनके एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल होंगे, सेंटर में न्यूक्लियस का पॉजिटिव साइन है, ये ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। दोनों का पॉजिटिव लोब एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए और नेगेटिव भी सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। तो पॉजिटिव लोब से और नेगेटिव लोब से ओवरलैप करेगा। तो ये देखिए ओवरलैप्ड स्पेस जो है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस यानी दो न्यूक्लियस को मिलाने वाली जो लाइन है उसके ऊपर और नीचे ओवरलैपिंग हो रहा है। तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं रहेगा, उसके ऊपर रहेगा और नीचे रहेगा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये p ऑर्बिटल अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस z एक्सिस लेते हैं तो pz कभी लैटरल ओवरलैपिंग नहीं करेगा। तो कौन करेगा? px के साथ करेगा या py के साथ। ये भी ध्यान रखिएगा, लैटरल ओवरलैपिंग px और py ऑर्बिटल्स करते हैं, लेकिन px के साथ ही करेगा और py के साथ। px का py के साथ कोई लैटरल ओवरलैपिंग नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जैसा कि हमने बताया था, ये तभी पॉसिबल है जब एक्सियल ओवरलैपिंग हो चुका है। तो इसका मतलब जिस मॉलिक्यूल में दो एटम्स के बीच में दो बॉन्ड बने वहीं पर ये पाई बॉन्ड बनेगा, लैटरल ओवरलैपिंग होगी। इसका सबसे पहला एग्जांपल हम देखने जा रहे हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन एटम जो है एटॉमिक नंबर 8, उसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हीलियम के बाद आएगा 2s2 2p4। s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 3 ऑर्बिटल हैं और 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो पहले एक इलेक्ट्रॉन भर दिया s पर हुंड्स रूल, फिर एक की पेयरिंग कर दी। इनको अगर हम x, y और z बोलें, देखिए y और z ऑर्बिटल जो है उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। दूसरे ऑक्सीजन में भी ऐसा ही किस्सा होगा। s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये होगा 2s2, ये 2p4। इसके पहले हीलियम, ये दूसरा ऑक्सीजन एटम है। तो दो ऑक्सीजन एटम मिलके जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाते हैं तो इनके बीच में जो ओवरलैपिंग होती है, एक तो एक्सियल ओवरलैपिंग pz होगा जिससे सिग्मा बॉन्ड बनता है और एक्सियल ओवरलैपिंग हम पहले पढ़ चुके हैं। दूसरा ओवरलैपिंग जो होगा ये py का हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि हम इसको py ही कहें, हम इसको y और इसको x भी कह सकते हैं, लेकिन इन दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल्स में से किसी एक को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस रहना ज़रूरी है। और z अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो एक अनपेयर्ड वाला z रहेगा और दूसरा वाला x या y कुछ भी लिखा जा सकता है। इसी तरीके से N2 मॉलिक्यूल अगर आप लेते हैं तो N2 मॉलिक्यूल में एटॉमिक नंबर 7 होने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो P4 की जगह P3 आएगा और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। यानी x, y और z तीनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो z वाले से एक्सियल ओवरलैपिंग होगी, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। px से और py से दो पाई बॉन्ड बनाएंगे। ये भी बता दें कि लैटरल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है। इसके सिवाय जो लैटरल ओवरलैपिंग होगा वो लैटरल ओवरलैपिंग जो है p ऑर्बिटल का d ऑर्बिटल के साथ, इसको pd लैटरल ओवरलैपिंग कहते हैं। इसमें एक p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा तो दूसरा d ऑर्बिटल, और याद कीजिए d ऑर्बिटल डबल डम्बल्ड होता है। डबल डम्बल में 4 लोब्स होते हैं, 4 में से सिर्फ 2 लोब ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। वो भी कैसे? अगर हम इलेक्ट्रॉन वेव का साइन देखें तो ये p ऑर्बिटल इधर अगर प्लस है तो इधर माइनस होगा। तो ध्यान रखिएगा, प्लस से प्लस लोब और माइनस से माइनस लोब ओवरलैप करेगा। ये प्लस है तो ये भी प्लस होगा, ये माइनस है तो ये भी माइनस होगा।
तो ये पैटर्न ऑफ ओवरलैपिंग है। इस ओवरलैपिंग से जो स्ट्रक्चर आएगा, प्लस से प्लस लोब और माइनस से माइनस लोब ओवरलैप कर जाएगा। तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और नीचे जैसा पहला था शेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड आएगा। इसको अगर फाइनली रिप्रेजेंट करें तो ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, इसके ऊपर ओवरलैपिंग हुआ है और इसके नीचे तो वहाँ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ गया। उसके सिवाय दो लोब्स जो हैं वो डी ऑर्बिटल के बच जाते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन वेव का साइन देखें, जैसा कि अभी तक हम देखते आ रहे हैं, देखिए ये प्लस प्लस साइन यहाँ पर मिलेगा तो ये पॉजिटिव साइन का लोब होगा, ये नेगेटिव साइन। अब यहाँ पर क्या आएगा? माइनस, और यहाँ पर क्या आएगा? प्लस। ये कौन से पी ऑर्बिटल कौन से डी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहे हैं, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेटरल ओवरलैपिंग का। जैसा कि हमने बताया था कि जेड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लिया जाता है, तो ये जो एक्सिस होगा जिसको बोल रहे थे अभी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ये जेड एक्सिस होगा। अगर ये जेड एक्सिस है तो ये पी ऑर्बिटल जो होगा या तो पी एक्स होगा या तो पी वाई होगा। अब जरा गौर से देखिए, जेड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अगर हमने इसको पी एक्स बोला तो वर्टिकल एक्सिस एक्स हो गया, तो यानी ये जो बोर्ड होगा वो एक्स जेड प्लेन हो जाएगा। क्या कहा? ये जेड एक्सिस है, अगर हमने पी एक्स ऑर्बिटल लिया ऐसे तो ये एक्स एक्सिस हो गया, यानी एक्स जेड प्लेन हो गया। अब एक्स जेड प्लेन वाला ये डी ऑर्बिटल है, लेकिन देखिए जेड एक्सिस पर इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं है और एक्स एक्सिस पर भी इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं, क्योंकि वर्टिकल एक्सिस एक्स एक्सिस है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस जेड एक्सिस है, और इनके लोब्स जो हैं न तो वर्टिकल हैं न तो हॉरिजॉन्टल है, 45 डिग्री पे हैं वर्टिकल से भी और हॉरिजॉन्टल से भी। तो इसका मतलब ये एक्स जेड प्लेन पर तो होगा लेकिन एक्स जेड एक्सिस पर नहीं होगा, तो ये डी जेड एक्स ऑर्बिटल होगा या डी एक्स जेड ऑर्बिटल कह सकते हैं। डी ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन पहले ही चैप्टर में पीरियोडिक टेबल में बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, एक बार अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो उसको देख लीजिएगा। 3 नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, जिनके ऊपर स्क्वायर नहीं लगा रहता है एक्सिस के ऊपर, और 2 एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो उनका ओरिएंटेशन बताया गया है। तो अगर हम जेड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लेते हैं और इसको पी एक्स ऑर्बिटल मानते हैं तो ये डी जेड एक्स होगा, और अगर हम इसको पी वाई मान लें, जेड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो ये डी वाई जेड होगा। इसको भी हम एक्स जेड कर देते हैं। तो अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। 5 ऑर्बिटल्स में से जब पाई बॉन्ड बनाने की बात आएगी तो 5 में से सिर्फ 2 ही डी ऑर्बिटल हैं जो लेटरल ओवरलैपिंग कर सकते हैं। पी एक्स के साथ डी एक्स जेड एंड पी वाई के साथ डी वाई जेड लेटरल ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनाता है। देखिए पाई बॉन्ड अगर बना रहा है ये, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो ऑब्वियसली पाई बॉन्ड का एग्जाम्पल तभी मिलेगा जब सिग्मा बॉन्ड ऑलरेडी बन चुका है। डी ऑर्बिटल का लेटरल ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेशन ये सिंपल मॉलिक्यूल्स में नहीं मिलता है। सिंपल मॉलिक्यूल्स में नहीं मिलेगा तो क्या होगा? कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स में मिलेगा? नो। एक्सटेंडेड वैलेंसी जब एलिमेंट शो करता है किसी भी केस में, तब वहां पर डी ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसा कि एक एग्जांपल हम आपको बता दें, SO3 ये एक मॉलिक्यूल है, इसमें सल्फर ने 3 डबल बॉन्ड बनाए, यानी 6 बॉन्ड बनाए। सल्फर की जनरल वैलेंसी कितनी होती है? 2, क्योंकि वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये 3 डबल बॉन्ड बना रहा है, तो हर बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होगा। तो पाई बॉन्ड भी बना रहा है, लेटरल ओवरलैपिंग भी कर रहा है और एक्सटेंडेड वैलेंसी भी शो कर रहा है, तो यहाँ पर डी ऑर्बिटल्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। लेकिन इसका प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट जो है वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट के बाद इसमें लेटरल ओवरलैपिंग की बात करेंगे, इसमें
पी डी लैटरल ओवरलैपिंग है, इसी तरीके की ओवरलैपिंग है, लेकिन सेंट्रल एटम सल्फर का जो वैलेंस शेल का एटॉमिक ऑर्बिटल है वो डायरेक्ट ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। ध्यान दीजिएगा, अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल लिए थे सब डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल लिया था। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में पी डी लैटरल ओवरलैपिंग होता ही नहीं है। और ट्राई या पॉली एटॉमिक अगर मॉलिक्यूल्स लेते हैं तो कोई ना कोई एक सेंट्रल एटम होता है, यानी एक ऐसा एटम जो दो या दो से ज़्यादा एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है। और सेंट्रल एटम के ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो डायरेक्ट ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये ड्रॉबैक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। तो उसी में फिर मॉडिफिकेशन किया गया हाइब्रिडेशन का कंसेप्ट। तो इसमें ओवरलैपिंग का जो कंसेप्ट है वो हम हाइब्रिडेशन में एक्सप्लेन करेंगे। वेट कीजिएगा, अगला ही टॉपिक वो है। अगला नहीं, मतलब नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसका ड्रॉबैक पढ़ेंगे और जो अगली डिटेल्स हम पढ़ेंगे उसमें हाइब्रिडेशन इंक्लूडेड रहेगा। तो इस तरीके से हमने लैटरल ओवरलैपिंग देख लिया और एक्सियल ओवरलैपिंग देख लिया। अब खास बात ध्यान रखिएगा, एक्सियल ओवरलैपिंग 3 तरीके का आपने पढ़ा। गिव्स सिग्मा बॉन्ड। लैटरल ओवरलैपिंग gives पाई बॉन्ड। देखिए डी लैटरल ओवरलैपिंग भी है और एक डेल्टा ओवरलैपिंग भी आती है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हम डी ओवरलैपिंग और डेल्टा ओवरलैपिंग की बात नहीं करेंगे। डी ओवरलैपिंग और डेल्टा ओवरलैपिंग अगर किसी क्वेश्चन में पूछा गया कहीं तो वहाँ पर हम उस वक्त एक्सप्लेन कर देंगे। जो एडवांस के बैचेज में पढ़ाया जाता है, मेडिकल के लिए, जेईई मेन के लिए ये ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए अगर कहीं आपको किसी किताब में, किसी इंस्टीट्यूट के नोट्स में, कहीं पेपर में डी ओवरलैपिंग और डेल्टा ओवरलैपिंग के बारे में बात किया जा रहा है तो परेशान मत होइएगा। वो भी एक कंसेप्ट है, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं है और नीट और जेईई मेन के सिलेबस में नहीं है, इस वजह से उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अगर कहीं क्वेश्चन उठेगा तो उसका जवाब दिया जाएगा उसी वक्त। तो ओवरलैपिंग के बाद हम ड्रॉबैक्स देखते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। सिंपल जो ओवरलैपिंग का कंसेप्ट है, इसका ड्रॉबैक क्या है। ड्रॉबैक्स ऑफ वीबीटी ये हम पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन ड्रॉबैक्स ऑफ वीबीटी हम 2 बार डिस्कस करेंगे। एक अभी करने जा रहे हैं। ये वीबीटी का जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो ड्रॉबैक है वो सिंपल कंसेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग जो है उसका ड्रॉबैक बताने जा रहे हैं। सिंपल कंसेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग का मतलब जो ओवरलैपिंग के पैटर्न हमने पढ़े थे उससे मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर का एक्सप्लेनेशन जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं दे पाता है अगर मॉलिक्यूल पॉलीएटॉमिक है, यानी 2 से ज़्यादा एटम के मॉलिक्यूल्स में सिंपल कंसेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता है। एक एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं। इट फेल्स इन व्हाट पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। फिर से बोल दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा कि वीबीटी जो है वो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में अगर हम सिंपल कंसेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग अप्लाई करें तो फेल कर जाता है। बाद में वीबीटी में 2 मॉडिफिकेशंस हुए हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे रिपल्सन थ्योरी और कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडेशन। उसके बाद ये पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में भी एप्लीकेबल हो गया, लेकिन कुछ दूसरी ड्रॉबैक्स थी जो फिर दूसरे कंसेप्ट से रिमूव की गई। तो पहला कंसेप्ट क्या है, इन वाटर मॉलिक्यूल क्या है, ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। अगर हम ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो हीलियम के बाद क्या होगा, 2s2 2p4, s में 2 इलेक्ट्रॉन 1 ऑर्बिटल और p में 3 ऑर्बिटल हैं और 4 इलेक्ट्रॉन हैं। अगर हम इनको x, y और z माने तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसके 2 ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर इसको हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना है तो हाइड्रोजन 2 अलग अलग एटम, दोनों का 1s1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा। तो इसका मतलब वाटर में जो ओवरलैपिंग हुआ है वो sp ओवरलैपिंग हुआ है। ठीक है, sp ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है और वाटर में 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे। लेकिन x, y और z एक्सिसेस जो होते हैं वो म्यूचुअली एक दूसरे से कितने एंगल पे होते हैं, परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री एंगल पे होते हैं। तो अगर इस तरीके से हम ओवरलैपिंग का कंसेप्ट देखें तो ये मान लीजिए ऑक्सीजन का न्यूक्लियस है
और इससे ये z एक्सिस हो गया pz ऑर्बिटल, और इसको मान लेते हैं py ऑर्बिटल। तो दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे हैं। अब अगर इधर हाइड्रोजन एटम को जोड़ते हैं तो देखिए दो लोब में से एक ही लोब ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करता है, अभी हमने बताया था sp ओवरलैपिंग में। तो इन दोनों में से ये py ऑर्बिटल का एक लोब पार्टिसिपेट करा दीजिए, तो हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ दीजिए। अब देखिए दो बॉन्ड जो बने वो 90 डिग्री एंगल पे आए। इसी तरीके से अगर हम अमोनिया मॉलिक्यूल लेंगे तो ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन आएगा, या 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तीसरा हाइड्रोजन भी आएगा, तीसरा हाइड्रोजन आएगा वो भी 90 डिग्री पे एंगल पे आएगा। z एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस तीनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, नाइट्रोजन अगर लिया तो, और 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। तो इसका मतलब अगर सिंपल कंसेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग की बात करें तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम के हैं वैलेंस शेल के एटॉमिक ऑर्बिटल, उनकी ओवरलैपिंग कराने पर जो दो p ऑर्बिटल्स बॉन्ड बनाएंगे उनके बीच का एंगल कितना आना चाहिए? 90 डिग्री। प्रैक्टिकली bond angle in water is found to be 104.5 डिग्री। 90 डिग्री से बहुत ज़्यादा है। इसी तरीके से as per simple concept of overlapping of orbital by VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से ये जो कंसेप्ट आया है, 3 सिग्मा बॉन्ड्स इन अमोनिया एंड मीथेन should be at 90 डिग्री एंगल। अमोनिया में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तीनों p ऑर्बिटल रहेंगे, तीनों हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेंगे तो 90 डिग्री एंगल पे ओवरलैप करेंगे। मीथेन में 4 बॉन्ड बने, 4 में से 3 तो p ऑर्बिटल रहेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन तीनों का वैलेंस शेल सेकंड है। सेकंड के s में 1 ऑर्बिटल होता है, p में 3 ऑर्बिटल, तो 3 बॉन्ड तो p ऑर्बिटल के जरिए बनाएगा, वो 3 90 डिग्री पर रहेंगे। चौथा बॉन्ड जो कार्बन बनाता है मीथेन में वो s ऑर्बिटल से बनाएगा, और s ऑर्बिटल हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा तो उसका डायरेक्शन फिक्स भी नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से एंगल को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। प्रैक्टिकली ये कितने पाए गए? द बॉन्ड एंगल इन ammonia and methane are 107 degree and 109 degree 28 minute respectively। तो जो एक्चुअल बॉन्ड एंगल नेचर में इन मॉलिक्यूल्स में मिल रहा है उसको सिंपल कंसेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में ये फेल कर गया, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में सही था। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड के कंसेप्ट को, मल्टीपल बॉन्ड के कंसेप्ट को, सबको एक्सप्लेन कर पा रहा था। तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में जो करेक्ट बॉन्ड एंगल है, करेक्ट स्ट्रक्चर है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में 2 मॉडिफिकेशंस किए गए। हम क्यों वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का मॉडिफिकेशन कह रहे हैं इसको? हम नई थ्योरी क्यों नहीं कह रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन को? देखिए, हाइब्रिडाइजेशन हो या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, दोनों थ्योरी में एक कॉमन बात क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन में भी वैलेंस शेल का ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करता है, ऐसा माना जाता है। और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी में तो नाम में ही वैलेंस शेल इन्वॉल्व है। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन में भी, क्योंकि वैलेंस शेल के एटॉमिक ऑर्बिटल्स का पार्टिसिपेशन एक्सप्लेन किया जाता है, इसलिए हम उनको भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ही हिस्सा मान के चल रहे हैं। प्रैक्टिकली जो एक्चुअल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी था वो इनिशियली दिया गया था, और फिर बाद में उसमें हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी का कंसेप्ट ऐड किया गया। सो हम पहली थ्योरी जो पढ़ेंगे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड एंगल और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो 2 मॉडिफिकेशंस दिए गए,
उसमें पहला वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी है, दूसरा कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी जो करंट फॉर्म में है वो बाय गिलेस्पी एंड नाइहॉम है। एक्चुअली ये जो बहुत रॉ फॉर्म में ये थ्योरी दी गई थी, तो सिड्विक एंड पॉवेल नाम के एक साइंटिस्ट थे, एक नहीं मतलब दो साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने ये दिया था, सिड्विक एंड पॉवेल ने। फिर बाद में उसको चेंज किया गया। जो करंट फॉर्म में वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, VSEPR थ्योरी भी इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो जो करंट फॉर्म है उसका गिलेस्पी एंड नाइहॉम का कंट्रीब्यूशन है उसमें। और कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडेशन जो है वो लाइनस पॉलिंग नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। लाइनस पॉलिंग का नाम आपने पहले भी सुना होगा, और भी कई जगह पे केमिस्ट्री में इनका कंट्रीब्यूशन है। तो पहले हम पहली थ्योरी पढ़ते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। देखिए, वैलेंस शेल क्या होता है? वैलेंस शेल, outermost shell in which electrons are filled। outermost shell जिसमें इलेक्ट्रॉन भरा जाता है उसको बोलते हैं वैलेंस शेल, और उन्हीं के इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स present in valence shell, outermost shell, that is outermost shell। outermost shell जिसमें इलेक्ट्रॉन भरा जाता है उसको बोलते हैं वैलेंस शेल, और उनमें जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं उनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग according to valence shell electron pair repulsion theory, there are following two types of electron pairs in valence shell। There are following two types of electron pairs in valence shell of central atom in polyatomic molecules with क्या होता है, एक लोन पेयर और दूसरा बॉन्ड पेयर। क्या है ये लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर? LP से इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ वैलेंस शेल इज कॉल्ड लोन पेयर। अनशेयर्ड पेयर है, यानी किसी एक ही एटम के पास होता है ये। दूसरा क्या है? बॉन्ड पेयर, इसको BP से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ वैलेंस शेल। एक खास बात,
देखिए जो लोन पेयर है इज प्रेजेंट इन वैलेंस शेल ऑर्बिटल ऑफ central atom and present closer to it than bond pair, which is present between central atom and another atom bonded to it। इस बात को जरा ध्यान से देखिएगा। लोन पेयर जो है वो सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल के एक ऑर्बिटल में है और सेंट्रल एटम के ज़्यादा क्लोज है, बॉन्ड पेयर के कंपैरिजन में है। और जो बॉन्ड पेयर है वो सेंट्रल एटम और उससे जुड़े हुए किसी एक एटम के बीच में पाया जाता है। और ऑब्वियसली ये सेंट्रल एटम को उतना क्लोज नहीं होगा जितना लोन पेयर है। ये क्या कहना चाह रहे हैं देखते हैं। सबसे पहले हम यहां पर एक टर्म बार बार यूज कर रहे हैं, सेंट्रल एटम। ये क्या है इसको समझते हैं। एटम इन अ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉलीएटॉमिक मतलब दो से ज्यादा एटम मॉलिक्यूल के अंदर। सो एटम इन अ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल विच इज बॉन्डेड टू टू, और ये TO2 है, ये TWO2 है, बॉन्डेड टू टू और मोर एटम्स is called what? Central atom। इनका एग्जाम्पल अगर देखें हम, बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, पूरे चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन अभी तक जो हमने पढ़ा है, ऑक्सीजन इन वाटर, दो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। नाइट्रोजन इन अमोनिया, नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। कार्बन इन मीथेन एटसेट्रा। ये सबसे फंडामेंटली यही पढ़ते हैं। और भी बहुत से मॉलिक्यूल मिलेंगे जहां पर भी कोवेलेंट कंपाउंड है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल है और दो से ज़्यादा एटम है, वहां पर सेंट्रल एटम जरूर होगा। सेंट्रल एटम एक मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन अगर सिर्फ दो ही एलिमेंट के मॉलिक्यूल बने हैं तो कोई एक सेंट्रल एटम रहेगा और दूसरा पेरिफेरल एटम। सेंट्रल एटम की पहचान क्या है? आइडेंटिफिकेशन। आपको एक मॉलिक्यूल दे दिया जाए और पूछा जाए पहचानिए इसमें सेंट्रल एटम कौन है, तो देखिए बाइनरी कंपाउंड अगर है, सिर्फ दो एलिमेंट के मॉलिक्यूल हैं, तो ये पहचानना बड़ा आसान काम होता है। क्या होता है? पहला, लेस इन नंबर। मॉलिक्यूल देखिए, 3 में से 1 ऑक्सीजन, 3 एटम में से 1 ऑक्सीजन, यहां पर 4 एटम है, उसमें से नाइट्रोजन। यहां पर मीथेन में कार्बन हाइड्रोजन है, कार्बन कम है तो कार्बन सेंट्रल एटम। दूसरा, लार्जर इन साइज। हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन बड़ा है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन में नाइट्रोजन बड़ा है, कार्बन हाइड्रोजन में कार्बन बड़ा है। तीसरा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये बात इनमें अप्लाई नहीं हो रही, तो क्या ये बात गलत है? नहीं, अपनी जगह सही है। एक चौथा पॉइंट है पॉलीवैलेंट, यानी इसकी वैलेंसी 1 से ज़्यादा होगी। फर्स्ट 3 पॉइंट्स यूजुअली फॉलो किए जाते हैं और लास्ट पॉइंट ऑलवेज फॉलो किया जाता है। तो आप बोलेंगे सीधे लास्ट पॉइंट ही देख लेते हैं, पहला 3 पॉइंट क्यों देखा? देखिए, आपको ऐसे भी मॉलिक्यूल मिलेंगे जिसमें मोनोवैलेंट एटम है ही नहीं, तो पॉलीवैलेंसी के बेसिस पे उसको क्राइटेरिया को क्लासिफाई करना ये मुश्किल काम है। तो ये 4 क्राइटेरिया आप अप्लाई कीजिए, 4 में से ज़्यादा क्राइटेरिया जिस पे अप्लाई हो जाएगा
वही सेंट्रल एटम होगा। जैसे हम वाटर में बात करें तो लेस इन नंबर ऑक्सीजन है, लार्जर इन साइज ऑक्सीजन है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव तो हाइड्रोजन है, और पॉलीवेलेंट ऑक्सीजन है। तो 4 में से 3 क्राइटेरिया ऑक्सीजन को फेवर कर रहे हैं, इसलिए ऑक्सीजन ये सीरीज जीत जाता है। अब वैसे 4 मैच में 2-2 की बराबरी हो जाएगी तो क्या होगा? ऐसा कोई एग्जाम्पल मिलेगा ही नहीं आपको कि 2 एक एटम को फेवर करते हो और 2 दूसरे एटम को फेवर करते हो। क्योंकि पीरियोडिक टेबल में आपको बताया कि डाउन द ग्रुप जब आप जाते हैं तो एटम का साइज बढ़ता जाता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जाती है? कम होती जाती है। तो जिसका लार्जर साइज रहेगा वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इन जनरल होगा। जैसे एक एग्जांपल हम और कर लेते हैं। हमने बोला ICl3। अब आयोडीन लेस इन नंबर है, लार्जर इन साइज है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पॉलीवेलेंट भी है। तो इस तरीके से चारों कंसेप्ट अप्लीकेबल हो गए। तो 4 में से 3 कंसेप्ट तो कम से कम अप्लाई होते ही होते हैं, या ज़्यादा कंसेप्ट जिसके ऊपर अप्लाई हो वही सेंट्रल एटम होगा। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी कहता है क्या कि जब पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा तो उसके जो सेंट्रल एटम है उनके वैलेंस शेल में 2 तरीके के इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। एक होता है लोन पेयर और दूसरा होता है बॉन्ड पेयर। अगर हम इसका एग्जांपल दिखाएं लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, तो सेंट्रल एटम के बारे में तो हमने बता दिया। अब जो हमने पहला एग्जांपल लिया है वाटर का, तो वाटर में ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाता है। अच्छा, इसमें ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में दे दिया होगा, हर बॉन्ड में एक एक इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 में से 2 बॉन्ड में चले गए तो बचे कितने? 4 इलेक्ट्रॉन बच गए और हाइड्रोजन ने भी एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली। अब जरा गौर से देखिए, ये शेयर्ड पेयर है। शेयर्ड पेयर में से 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन एक एटम का होता है और दूसरा दूसरे एटम का। तो यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग हो रही है उसमें से एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2 एटम्स के बीच में पाया जाता है, जो कि अभी बताया गया था। एक सेंट्रल एटम और एक एटम जो उसके साथ जुड़ा हुआ उसके बीच में। लेकिन जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये सेंट्रल एटम का ही इलेक्ट्रॉन पेयर, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के हैं और सेंट्रल एटम के पास ही रहते हैं। तो यहाँ पर 2 लोन पेयर हैं और 2 बॉन्ड पेयर हैं। अच्छा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर हो गया, लेकिन इससे होता क्या है? देखिए, लोन पेयर जो है वो शेयर्ड पेयर नहीं, अनशेयर्ड पेयर है। तो लोन पेयर के ऊपर सिर्फ न्यूक्लियस ऑफ सेंट्रल एटम का अट्रैक्शन होगा। इस लोन पेयर को सिर्फ ऑक्सीजन का न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जबकि शेयर्ड पेयर बॉन्ड पेयर को जो 2 एटम्स जुड़े हुए दोनों का न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा। तो जो लोन पेयर है वो सेंट्रल एटम के ज़्यादा क्लोज होता है और जो बॉन्ड पेयर होता है वो सेंट्रल एटम के कम क्लोज होता है, यानी उससे थोड़ा सा रिलेटिवली दूर होता है। तो जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन है वो अलग अलग होगा। रिलेटिव रिपल्सन बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स इज गिवन एज, ये भी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी का ही हिस्सा है। जो लोन पेयर और लोन पेयर का रिपल्सन होगा वो ज़्यादा होगा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के रिपल्सन से, और बॉन्ड पेयर का रिपल्सन इनमें से सबसे कम होगा। रीज़न क्या है? लोन पेयर सेंट्रल एटम के क्लोज आते हैं तो एक दूसरे के भी क्लोज आते हैं। जब एक दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उनके बीच में रिपल्सन ज़्यादा होगा। तो लोन पेयर सेंट्रल एटम के ज़्यादा क्लोजर होता है, इसलिए लोन पेयर का लोन पेयर से रिपल्सन ज़्यादा है। उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर्स, और सबसे कम बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन में भी बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी बढ़ने के साथ साथ रिपल्सन बढ़ता जाता है। यानी सिंगल बॉन्ड के रिपल्सन से सिंगल और डबल बॉन्ड का रिपल्सन ज़्यादा होगा और डबल बॉन्ड का रिपल्सन और ज़्यादा होगा। तो बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी तरीके से बढ़ रहे हैं तो रिपल्सन बढ़ेगा। रिपल्सन अगर बॉन्ड पेयर का बढ़ रहा है तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, और अगर लोन पेयर का रिपल्सन बढ़ रहा है तो बॉन्ड एंगल को वो कम करता जाएगा। क्यों? क्योंकि सेंट्रल एटम के अराउंड जो स्पेस है वो फिक्स्ड है। तो अगर लोन पेयर एक दूसरे से दूर जाएंगे तो बॉन्ड पेयर को एक दूसरे के पास लाएंगे। तो लोन पेयर जितना ज़्यादा होगा सेंट्रल एटम के पास, उनमें रिपल्सन जितना ज़्यादा होगा, बॉन्ड एंगल जो होगा सेंट्रल एटम के अराउंड वो उतना ही कम होता जाएगा। ये बात आगे और बहुत से एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया जाएगा। तो इस तरीके से वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी का जो फंडामेंटल कंसेप्ट है वो तो पूरा हो गया, लेकिन इसको अप्लाई करना बाकी है।
और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के बेसिस पर जो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, हम सिर्फ बाइनरी कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, यानी एक सेंट्रल एटम और एक एलिमेंट जिसके पेरिफेरल एटम्स बने जो किनारे किनारे पाए जाते हैं। तो बाइनरी कंपाउंड्स में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी अप्लाई करके हम इनके स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी को अप्लाई करके जब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स देखते हैं तो सबसे पहले हम 3 पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। पहला एक टर्म यूज होता है स्टेरिक नंबर, एसएन इसको बोल रहे हैं। एनसीईआरटी में इसका जिक्र नहीं मिलता है, लेकिन ये एक टर्म है जो एनसीईआरटी के कंसेप्ट उसको एक्सप्लेन करने के लिए ज़रूरी है। स्टेरिक नंबर क्या होता है? द सम ऑफ नंबर ऑफ एटम्स और ग्रुप्स and lone pairs around central atom। किसी भी सेंट्रल एटम के अराउंड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में लोन पेयर मिलता है और उससे जुड़े हुए एटम और ग्रुप्स होते हैं। अगर कोई ग्रुप भी किसी मॉलिक्यूल में जुड़ा हुआ है तो उस ग्रुप का भी कोई एक ही एटम सेंट्रल एटम से जुड़ता है। जैसे अगर हम बात कर लें एक मॉलिक्यूल है C2H6, तो इसका एक कंडेंस्ड फार्मूला होता है CH3 कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला कहते हैं। इसमें से कुछ बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है, कुछ को नहीं। जैसे इसमें किसी CH बॉन्ड को रिप्रेजेंट नहीं किया गया है, लेकिन CC बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया गया है। इसमें दोनों कार्बन एटम सेंट्रल एटम है। किसी एक कार्बन एटम की बात करें तो उससे 3 हाइड्रोजन एटम जुड़ा है और चौथा एक ग्रुप है CH3, लेकिन CH3 ग्रुप का सिर्फ एक कार्बन ही इससे जुड़ा हुआ है। तो ग्रुप कहिए चाहे पेरिफेरल एटम्स या सेंट्रल एटम्स जुड़े हुए एटम्स। तो यहाँ सेंट्रल एटम से जुड़े हुए एटम 3 एटम है हाइड्रोजन और एक कार्बन एटम है। कार्बन एटम एक ग्रुप का पार्ट है जो कि CH3 ग्रुप है। तो ग्रुप या एटम्स जो सेंट्रल एटम जुड़े हैं उनका नंबर और जो लोन पेयर नंबर है, लोन पेयर्स है, उनका नंबर का सम जो है उसको स्टेरिक नंबर कहते हैं। तो अगर हम एक मॉलिक्यूल ले लें, इन मॉलिक्यूल ABXLY, ए क्या है? सेंट्रल एटम। एक ही सेंट्रल एटम वाले मॉलिक्यूल्स हम देखने जा रहे हैं भाई। बी क्या है? एटम और ग्रुप्स। एल क्या है? नंबर ऑफ लोन पेयर्स। तो अगर ये मॉलिक्यूल है तो इसमें जो x प्लस वाई होगा, एटम्स और ग्रुप्स के टोटल नंबर x और लोन पेयर्स का नंबर y, दैट विल बी स्टेरिक नंबर। एक कंडीशन ध्यान रखिएगा कि किसी भी एटम को सेंट्रल एटम होने के लिए उसको 2 या 2 से ज़्यादा एटम के साथ बॉन्ड बनाना पड़ेगा। इसका मतलब एटम या ग्रुप जो सेंट्रल एटम से जुड़े हुए हैं उनका नंबर मिनिमम 2 होना चाहिए। तो यानी x की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 2। सो हियर x विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो लोन पेयर 0 भी हो सकता है, लेकिन पेरिफेरल एटम इसको बोलते हैं कभी कभी, तो पेरिफेरल एटम या ग्रुप जो सेंट्रल एटम से जुड़े हुए हैं उनका नंबर 2 से कम कभी नहीं हो सकता। तो अगर x की वैल्यू हुई 2 है तो इसका मतलब स्टेरिक नंबर भी 2 या उससे ज़्यादा ही आएगा। तो अब अगर हम स्टेरिक नंबर के बेसिस पे स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो 2 टर्म आते हैं। एक आता है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ ऑल एटम्स और ग्रुप्स एंड लोन पेयर्स around central atom in 3D।
और ये होता कहाँ है? एट मैक्सिमम पॉसिबल एंगुलर डिस्टेंस। ये डिस्टेंस लिखा है। जितने भी एटम या ग्रुप सेंटर एटम्स जुड़े हैं उसके अलावा जितने लोन पेयर हैं उन सब का मैक्सिमम पॉसिबल एंगुलर डिस्टेंस पर जो 3D में अरेंजमेंट होता है उसको बोलते हैं ज्योमेट्री। ये सिर्फ स्टेरिक नंबर के ऊपर डिपेंड करता है, यानी किसी गिवन स्टेरिक नंबर के लिए ज्योमेट्री फिक्स रहेगी। और दूसरा क्या होगा? शेप। एनसीईआरटी में 2 टेबल मिलेंगे। ज्योमेट्री जो है टेबल नंबर 4.6 में दिया है और ये टेबल नंबर 4.7 में दिया है। हम दोनों टेबल को मिला के एक बार में स्टडी करने जा रहे हैं, यानी दोनों टेबल का कंटेंट एक पार्ट में हम कर ले रहे हैं, एक साथ कंबाइन कर ले रहे हैं। शेप क्या होता है? जब शेप नाम यूज़ करते हैं या शेप टर्म यूज़ करते हैं तो लोन पेयर्स का अरेंजमेंट नहीं बताते हैं, सिर्फ सेंट्रल एटम के अराउंड जो एटम या ग्रुप है उनका अरेंजमेंट बताते हैं। अरेंजमेंट ऑफ ऑल एटम्स और ग्रुप्स अराउंड सेंट्रल एटम इन 3D। जो भी अरेंजमेंट मिलेगा, और ये भी मैक्सिमम पॉसिबल एंगुलर डिस्टेंस पर आते हैं। तो इसका मतलब ज्योमेट्री में से अगर हम लोन पेयर के अरेंजमेंट को हटा दें तो जो बचा हुआ अरेंजमेंट रहेगा उसको शेप बोला जाएगा। तो शेप जो है वो स्टेरिक नंबर के साथ साथ लोन पेयर के नंबर के ऊपर भी डिपेंड करता है। फिर से ध्यान से सुनिएगा, ज्योमेट्री जो है वो स्टेरिक नंबर के ऊपर डिपेंड करता है, यानी लोन पेयर और जो एटम्स या ग्रुप से सेंटर एटम्स से जुड़े हुए हैं उनके नंबर के सम के ऊपर डिपेंड करता है। और जो शेप है वो स्टेरिक नंबर के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी सम के ऊपर तो डिपेंड करेगा ही, साथ साथ इन सम में एक्स और वाई की क्या क्या वैल्यू है इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। ज्योमेट्री एक्स और वाई की वैल्यूज नंबर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ टोटल सम के ऊपर डिपेंड करता है। इस बात को ऐसे समझिए कि अगर x प्लस वाई की वैल्यू 5 आ रही है तो 5 में ये तो कम से कम 2 रहेगा ही। तो 5 कैसा आएगा? 2 प्लस 3, 3 प्लस 2, 4 प्लस 1, 5 प्लस 0। हर केस में जो ज्योमेट्री आएगा सेम आएगा, लेकिन y का वैल्यू अलग अलग बदलता जा रहा है, शेप बदलता जाएगा। कैसे? उसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो स्टेरिक नंबर, ज्योमेट्री और शेप हम एक टेबल में अरेंज कर दे रहे हैं। जैसा कि हमने बताया एनसीईआरटी में टेबल नंबर 4.6 और 4.7 का कंबाइंड कंसेप्ट हम एक टेबल में शो करने जा रहे हैं। स्टेरिक नंबर का मिनिमम वैल्यू कितना रहेगा? 2, क्योंकि x प्लस वाई इक्वल टू स्टेरिक नंबर होता है और x की मिनिमम वैल्यू 2 होता है। तो अगर y 0 भी है तो स्टेरिक नंबर 2 आएगा। तो स्टेरिक नंबर 2 से स्टार्ट होगा और किसी गिवन स्टेरिक नंबर के लिए ज्योमेट्री फिक्स होती है, so that geometry will be linear। अगर लोन पेयर का नंबर 0 है तो जो ज्योमेट्री है वही शेप आ जाएगा। अब लोन पेयर का नंबर 0, इसका मतलब y का वैल्यू 0 हो गया, तो लोन पेयर तो है ही नहीं। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। तो मॉलिक्यूल का फार्मूला हो जाएगा A, सेंट्रल एटम एक ही है, पेरिफेरल एटम 2 है और लोन पेयर 0 है। तो इसका जो मॉलिक्यूल बनेगा AB2 में A और दोनों B एक ही एक्सिस पर रहेंगे। इसकी वजह से क्या होगा? जो बॉन्ड एंगल आएगा, ये दोनों एटम से जो सेंटर एटम से जुड़े हैं, या इसको ग्रुप भी बोल सकते हैं, तो ये बॉन्ड एंगल जो आएगा वो 180 डिग्री रहेगा। अब देखिए इसमें लोन पेयर रख ही नहीं सकते, क्योंकि स्टेरिक नंबर 2 करने के लिए अगर आप एक लोन पेयर रखेंगे तो जो पेरिफेरल एटम है वो 1 रह जाएगा। पेरिफेरल एटम 1 का कोई सेंट्रल एटम होगा ही नहीं। फिर सेंट्रल एटम किसी को तब बोलेंगे जब वो 2 या 2 से ज़्यादा एटम के साथ जुड़े। तो बी जो है वो एटम है जिनके साथ सेंट्रल एटम ए जुड़ा हुआ है। तो नेक्स्ट स्टेरिक नंबर कितना आएगा? 3। 3 का जो अरेंजमेंट होता है ज्योमेट्री कही जाएगी, वो उसको बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। अगर 0 लोन पेयर है तो मॉलिक्यूल का फॉर्मूला हो जाएगा AB2 और ये ट्राइगोनल प्लेनर ही रहेगा। और इस ट्राइगोनल प्लेनर को हम अरेंज करेंगे A के साथ 3B,
एक ही प्लेन पर 1 2 3, इनके बीच का जो एंगल रहेगा वो कितना आएगा 120 डिग्री। ये ऐसे 3 एंगल होंगे इसके अंदर 1 2 एंड 3, क्योंकि 360 डिग्री टोटल एक सर्किल होता है, उसको 3 इक्वल पार्ट में बांट दिया तो 120 डिग्री एंगल आ गया। अब इसमें देखिए ये गलत हमने कर दिया था, यहाँ पर AB 3 होना चाहिए था, लोन पेयर 0 है। अगर यहीं पे हम एक लोन पेयर ले लेते तो फार्मूला हो जाता है AB2L। AB2L। अब इस केस में क्या होगा, किसी एक B को L से रिप्लेस कर दिया हमने, तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा A, यहाँ पर B आएंगे और यहाँ पर आएगा L। अब बताइए ये लोन पेयर आने की वजह से क्या होगा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का जो रिपल्सन होता है वो ज़्यादा होता है, तो ये जो एंगल है ये बढ़ जाएगा, 120 डिग्री से बड़ा हो जाएगा क्योंकि ये रिपल्सन ज़्यादा है। और दूसरा एंगल जो बॉन्ड पेयर के बीच का एंगल है, इसको बॉन्ड एंगल बोलते हैं, दिस विल बी लेस देन 120 डिग्री। एग्जैक्टली कितना होगा वो डिपेंड करेगा कि पेरिफेरल एटम कौन है और सेंट्रल एटम कौन है, लेकिन 120 डिग्री से कम रहेगा। अब देखिए लोन पेयर को अगर हम हटा दें तब जो पेरिफेरल एटम्स का अरेंजमेंट सेंट्रल एटम का राउंड देखेंगे तो वो बेंड शेप आ रहा है। अगर इसे उल्टा करके रखेंगे तो ये वी शेप कहा जाता है, तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बेंट और वी शेप्ड। उम्मीद है बात क्लियर होगी है। अब अगर अगला स्टेरिक नंबर हम लेते हैं तो यहां पर देखिए सिर्फ एक ही बॉन्ड एंगल आएगा और यहां पर 3 बॉन्ड एंगल आ रहा है। अगर नेक्स्ट स्टेरिक नंबर लेते हैं 4, तो 4 में जो ज्योमेट्री आती है उसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल का मतलब होता है सिमेट्रिकली सराउंडेड बाई 4 इन 3D। स्क्वायर प्लेन में अगर आप लेते हैं तब भी सिमेट्रिकली सराउंडेड होता है, लेकिन 2D स्ट्रक्चर होता है। तो 4 पे मैक्सिमम पॉसिबल एंगुलर डिस्टेंस पे जब आप रखते हैं तो यहां पर मैंने बताया था मैक्सिमम पॉसिबल एंगुलर डिस्टेंस। तो अगर 4 को अरेंज करना है, 0 लोन पेयर हमने ले लिया तो AB4 होगा। देखिए AB4 में 2 अरेंजमेंट पॉसिबल है, 1 2 3 4। सारे B और A को एक प्लेन पर रख दिया तो ये 90 डिग्री एंगल आएगा, लेकिन ये मैक्सिमम पॉसिबल एंगल नहीं है, इसलिए ये ज्योमेट्री नहीं होती। तो ज्योमेट्री क्या लेंगे हम, तो ज्योमेट्री लेंगे 1 2 3 4। अब ये एंगल जो होगा ये मोर देन 90 डिग्री आएगा। इसमें से ये B और A बोर्ड के प्लेन पर है, ये नीचे वाला B वो बोर्ड के बाहर है और ये दोनों B बोर्ड के अंदर है। तो एक 3D स्ट्रक्चर है जिसको हमने 2D में रिप्रेजेंट किया है। तो जब भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आपको बनाना हो तो पहला काम कीजिए सेंट्रल एटम बनाइए, फिर 1 2 3 4, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन गई। अब जिसको अरेंज करना हो अरेंज कर दीजिए। फिलहाल जब लोन पेयर 0 है तो सारे के सारे पेरिफेरल एटम्स ही होंगे। इस वक्त जो ज्योमेट्री होगा वही शेप होगा, एंड द शेप विल आल्सो बी कॉल्ड टेट्राहेड्रल। तो ये शेप कैसा आएगा, A 1 2 3 4, B B B B। टेट्राहेड्रल में जो बॉन्ड एंगल आता है वो एक्चुअल वैल्यू आता है 109 डिग्री 28 मिनट। और इस तरीके के 6 बॉन्ड होंगे, बहुत ध्यान रखिएगा इसको। इसमें अक्सर लोग गलती करते हैं कि टेट्राहेड्रल में 4 टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल होते हैं, 6 होते हैं। कैसे, देखिए इसमें B जो 4 हैं हम उनको नंबरिंग कर देते हैं, A 1 2 3 एंड 4, B1 B2 B3 B4। किसी भी 2 B के बीच में 109 डिग्री 28 मिनट एंगल होगा क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। तो फर्स्ट के साथ सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का 3 एंगल्स हैं जो 109 डिग्री 28 मिनट होंगे। फर्स्ट का सेकंड के साथ, यानी सेकंड का फर्स्ट के साथ एंगल कंसीडर हो गया। अब सेकंड का नया एंगल होगा 3 के साथ और 4 के साथ, 2 और एंगल आ गए। सेकंड का थर्ड के साथ आया तो थर्ड का सेकंड के साथ अपने आप एंगल कंसीडर हो गया। अब नेक्स्ट एंगल क्या होगा, थर्ड का फोर्थ के साथ एंगल। तो इतने एंगल्स होते हैं। तो बॉन्ड्स तो यहाँ पर 4 ही हैं, लेकिन जो बॉन्ड एंगल्स हैं वो 6 हैं और हर एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होगा अगर लोन पेयर नहीं है तब। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। एक और चीज़ यहाँ पर मेंशन कर दे रहे हैं जो कि बाद में डिटेल में अगला टॉपिक जो हाइब्रिडेशन उसमें फिर से समझाया जाएगा, तो वहाँ रिवाइज हो जाएगा। इनके एग्जाम्पल्स अगर हम लिखते चलें
वो एग्जाम्पल क्यों है इसका अभी हम सिर्फ लिख दे रहे हैं, बाद में उसको हम एक्सप्लेन भी करेंगे और इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि आपको अगर कोई नया मॉलिक्यूल मिलता है तो आप खुद भी उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे लीनियर का एग्जाम्पल हम अगर लेते हैं तो BeCl2 होता है। AB3 ट्राइगोनल प्लेनर का एग्जाम्पल अगर हम लें तो BCl3 होता है। और भी एग्जाम्पल होंगे, हम एक एक एग्जाम्पल सबका लिख रहे हैं। और एक लोन पेयर के साथ अगर बात करें तो यहां पर SO2 आता है और SO2 की जगह SnCl2 भी आता है। तो यहां पर देखिए क्लोरीन हमने लिया तो हम तब तक मोनोवेलेंट एटम लेते हैं पेरिफेरल जब तक मजबूरी नहीं कोई आती, SnCl2। अच्छा, इसके बाद AB4, इसका एग्जाम्पल जो है वो है CH4 या CCl4 कह सकते हैं। अब CH4 में पूछा जाएगा कितने HCH एंगल्स हैं, तो ध्यान रखिएगा 6 HCH एंगल हैं, हर वैल्यू 109 डिग्री 28 मिनट की। अब 4 स्टेरिक नंबर में अगर लोन पेयर आएगा तो क्या क्या स्ट्रक्चर आएंगे हम देखते हैं एक एक करके। इसी को कंटिन्यू करते हुए 4 स्टेरिक नंबर पे अगर फिर से हम हेडिंग दे दे रहे हैं ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। स्टेरिक नंबर पहले आएगा, फिर आएगा ज्योमेट्री, फिर आएगा लोन पेयर, उसके बेसिस पे मॉलिक्यूल का टाइप और फिर शेप। तो स्टेरिक नंबर 4 में ही ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल है, यहां पर भी ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल प्लेनर ही कहेंगे लेकिन शेप बदल गया, बेंट या वी शेप हो गया। अगर लोन पेयर 1 रखें तो जो मॉलिक्यूल का फार्मूला आएगा वो AB3L हो जाएगा। एक लोन पेयर 3 पेरिफेरल एटम्स, एक सेंट्रल एटम कह रहा हूं। तो अब ये जो स्ट्रक्चर आता है इसको बोलते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल। ये ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री थी, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर था, ये ट्राइगोनल पिरामिडल है। कैसे देखिए, पहले तो हम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बना लें 1 2 3 4 करके, फिर एक में लोन पेयर रखें और 3 में पेरिफेरल एटम। जो शेप होता है उसमें लोन पेयर की बात नहीं करते। इसका एग्जांपल आएगा NH3। नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में चाह के बॉन्ड पेयर बना लेंगे, बचेंगे 2 इलेक्ट्रॉन यानी एक लोन पेयर बचेगा। कार्बन के वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 बॉन्ड बनाया तो 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में चले गए तो लोन पेयर कुछ भी नहीं। तो यहाँ लोन पेयर 0, पेरिफेरल एटम 4, यहाँ पर लोन पेयर 1, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक लोन पेयर, और पेरिफेरल एटम 3। तो लोन पेयर यहाँ रखते हैं। ये कोई एटम नहीं है, सिर्फ L लिखा है हमने, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन को नहीं देखेंगे, एटम्स को देखेंगे तो ये ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर आ जाएगा। सिर्फ पिरामिडल भी कहा जाता है इसको। अगर एक और लोन पेयर इसमें रख दें, स्ट्राइक नंबर 4 ही रहेगा, ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही रहेगी, लेकिन 2 लोन पेयर रखें तो फार्मूला हो जाएगा AB2L2। देखिए ये एग्जाम्पल है H2O। ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो बचेंगे 4 इलेक्ट्रॉन, 4 का मतलब 2 लोन पेयर, तो 2 लोन पेयर 2 पेरिफेरल एटम। इसका स्ट्रक्चर भी बेंट और वी शेप्ड आता है, लेकिन उस बेंट और वी शेप से थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। कैसे, यहां पर स्ट्रेट नंबर 4 है जिसमें से 2 लोन पेयर है और 2 पेरिफेरल एटम है। अब जरा गौर से देखिए, टेट्राहेड्रल में जो एक्चुअल बॉन्ड एंगल था 109 डिग्री 28 मिनट, वो लोन पेयर के आने की वजह से ये कम हो जाएगा, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन ज़्यादा है तो ये एंगल ज़्यादा होगा, बॉन्ड पेयर का रिपल्सन कम होता है तो ये एंगल कम हो जाएगा। ये एंगल लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट आएगा। इसको बॉन्ड एंगल बोलते हैं। तो बॉन्ड एंगल रिड्यूस हो गया। अगर यहां पर बॉन्ड एंगल देखेंगे तो ये और भी कम आएगा, इससे भी कम आएगा, तो वो भी 120 डिग्री से कम है, ये भी 120 डिग्री से कम है,
लेकिन ये ज़्यादा डिक्रीज कर रहा है और वो कम डिक्रीज कर रहा है, तो उसका एंगल 120 डिग्री से कम लेकिन 120 डिग्री के क्लोज रहेगा, और ये 120 डिग्री से बहुत कम रहेगा, 109 डिग्री 28 मिनट से भी कम रहेगा। वाटर में याद कीजिए बॉन्ड एंगल मैंने बताया था अभी वीबीटी का एक्सेप्शन बताते वक्त कि वाटर में बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री आता है, जबकि अमोनिया में ये बॉन्ड एंगल कितना आता है 107 डिग्री। अभी नोट करने की जरूरत नहीं है, आगे हाइब्रिडेशन का कंसेप्ट ये बातें फिर से बताई जाएंगी, तो एक बार भी बता दे रहे हैं, बाद में फिर से बताएंगे तो ये एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पर ए की जगह ओ बना दीजिए, और यहाँ पर एक लोन पेयर, यहाँ पर दूसरा लोन पेयर, जैसे लिविस डॉट स्ट्रक्चर में 2 डॉट बनाने के लिए बोला था, और एक लकीर यहाँ खींचेंगे, एक लकीर यहाँ खींचेंगे, यहाँ पर एच, यहाँ पर एच। तो एच को तो 2 लकीरों से दिखाया जाएगा, लेकिन जब लोन पेयर को दिखाया जाता है तो लकीरें खींचने की जरूरत नहीं होती हैं, क्योंकि लकीर तो बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर लकीर खींच रहे हैं किस लिए? स्टेरिक नंबर के लिए। जब एक्चुअल मॉलिक्यूल को दिखाएंगे, बना के एक दिखाई देते हैं आपको, तो ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, यहाँ लोन पेयर की जगह एक लोन पेयर, यहाँ पर भी लोन पेयर। तो ये वाटर का शेप जो आएगा वो बेंड शेप आ रहा है। तो ऐसे हम बाकी स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं। फिलहाल क्या 2 से ज़्यादा लोन पेयर रख सकते हैं? नहीं। स्टेरिक नंबर 4 में 2 से ज़्यादा लोन पेयर रखेंगे तो ये सेंट्रल एटम नहीं रह जाएगा, क्योंकि सेंट्रल एटम ये तभी कहा जाएगा जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम के साथ बॉन्ड बनाए। तो लीनियर ज्योमेट्री शेप भी लीनियर देता है, कोई और शेप पॉसिबल नहीं है। ट्राइगोनल ज्योमेट्री में 2 शेप मिलते हैं, एक ट्राइगोनल प्लेनर 0 लोन पेयर के साथ और एक बेंट या वी शेप मिलता है। तो इसका मतलब अगर लोन पेयर सेंट्रल एटम के अराउंड 0 है तो जो ज्योमेट्री है वही शेप हो जाता है, और अगर लोन पेयर आएगा तो बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा। लोन पेयर जितना बढ़ता जाएगा सेम ज्योमेट्री में, बॉन्ड एंगल उतना ही कम होता जाएगा। तो नेक्स्ट 4 के बाद क्या आता है? 5। यहाँ पर जो ज्योमेट्री आते हैं वो आते हैं ट्राइगोनल, बाई पिरामिडल। अगर लोन पेयर 0 ले लें तो फॉर्मूला आएगा AB5। जो स्ट्रक्चर आएगा वो भी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल आएगा। स्टेरिक नंबर 4 के बाद जो भी स्टेरिक नंबर रहेगा उसमें से 2 तो पिरामिड में जाएंगे, इसलिए बाई पिरामिडल कहा जाएगा। तो 5 में से 2 अगर पिरामिड में चले गए तो बाई पिरामिडल हो गया, बचे 3। बाकी जो भी बचते हैं वो एक प्लेन पर आते हैं, तो 3 बचे तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर आएगा। इसी तरीके से आगे हम स्क्वायर बाई पिरामिडल, फिर पेंटागोनल बाई पिरामिडल पढ़ते हैं, तो जब आएगा तो फिर से उसके एग्जाम्पल हम एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल अगर हम ट्राइगोनल बाई पिरामिडल का अरेंजमेंट देखें तो सेंट्रल टर्म एक ए है, 1 2 3 ये 3 एक प्लेन पर आ गए, ये ट्राइगोनल प्लेनर हो गया। लेकिन अभी यहाँ पर स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हुआ है, ये ज्योमेट्री कंप्लीट नहीं हुई है। एक बी ऊपर और एक बी नीचे होता है परपेंडिकुलर। अब अगर हमने तीनों ए जो एक प्लेन तीनों बी जो एक प्लेन पर उनको मिलाया तो ये बन गया ट्राइगोन, और उसको ऊपर अगर मिलाएंगे तो एक पिरामिड ऊपर बनेगा और एक पिरामिड नीचे बनेगा, इसलिए इसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अगर हम यहाँ पर बॉन्ड एंगल देखें तो देखिए ये जो ट्राइगोनल वाले हैं ये 120 डिग्री होते हैं, ऑब्वियसली ऐसे 3 एंगल होंगे। और अगर हम बाई पिरामिडल में से किसी भी एक बी का जो प्लेनर है उनसे अरेंजमेंट देखें तो 90 डिग्री, और ऐसे 3 एंगल ऊपर रहेंगे और 3 नीचे रहेंगे, यानी 6 एंगल आएंगे। यहां पर जो एक प्लेन पर अरेंज 3 बी हैं उनको इक्वेटोरियल बोलते हैं। इक्वेटोरियल 3 है, और जो एक एक्सिस मन है जो पिरामिड बना रहे हैं उनको बोलते हैं एक्सियल। तो यहाँ पर 2 एक्सियल और 3 इक्वेटोरियल स्टेरिक नंबर्स होते हैं। इनकी डिटेल फिर से हम बोल रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन के बाद और पढ़ाया जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 तरीके के बॉन्ड एंगल आए, 90 डिग्री 120 डिग्री। अभी 2 तरीके के बॉन्ड एंगल कभी भी नहीं आए थे सेम पेरिफेरल एटम्स के साथ, तो इसलिए इसको अनसिमेट्रिकल ज्योमेट्री कहते हैं। इसकी और डिटेल्स हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल इसमें जब लोन पेयर आता है तो कौन कौन से शेप मिलते हैं। जब लोन पेयर 0 तो ज्योमेट्री और शेप सेम हो जाते हैं। अगर 5 हिस्टेरिक नंबर में
ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री के साथ अगर एक लोन पेयर आ गया तो जो फार्मूला आएगा वो AB4L होगा। यहाँ एग्जाम्पल हमने किया नहीं था, अभी लिख देते हैं। PCl5, फास्फोरस के वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 बॉन्ड बना लिया तो लोन पेयर 0 हो गया और 5 पेरिफेरल एटम के साथ ये स्ट्रक्चर आया था। यहाँ पर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो SF4 एक पॉपुलर एग्जाम्पल है। सल्फर के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में चले गए, 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में चले गए तो बचे कितने? 2, यानी एक लोन पेयर और 4 पेरिफेरल एटम्स। अरेंजमेंट अगर देखें, ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, लेकिन उसमें जब एक लोन पेयर रख देते हैं तो जो स्ट्रक्चर आता है उसको बोलते हैं सीसॉ स्ट्रक्चर। देखिए इसको एक डिफरेंट वे में हम अरेंज कर रहे हैं। यहाँ पर A, 2B, दोनों एक्सियल भी हमने हॉरिजॉन्टल अरेंज कर दिया, यहाँ पर वर्टिकल अरेंज किया था, ठीक है। अब जो ट्राइगोनल आना है उसमें एक तो लोन पेयर हो जाएगा, सिर्फ L लिखते हैं, और 2 क्या रहेंगे? B। तो यहाँ पर लोन पेयर को अगर हटा देंगे तो ये सीसा के जैसा अरेंजमेंट रहेगा। आप देख लीजिए, सीसा झूला आपने देखा होगा। तो यहाँ पर 2 इक्वेटोरियल और 2 एक्सियल पेरिफेरल एटम्स होते हैं एक सेंटर एटम के साथ। ऐसा स्ट्रक्चर SF4 का बनेगा। L की जगह लोन पेयर आ जाएगा, A की जगह सल्फर और 4 फ्लोरीन रहेंगे। बार बार बोलते जा रहे हैं, ये डिटेल्स फिर से हाइब्रिडेशन में हम बताएंगे और वहाँ पर और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि अभी पहली बार देख रहे हैं तो हो सकता है आप थोड़ा सा समझने में थोड़ी सी मुश्किल आ रही होगी, लेकिन हाइब्रिडेशन में जब ये बातें दोबारा हम कहेंगे तो ये अनजान नहीं लगेंगे और इसकी और भी डिटेल्स बताई जाएंगी तो ये और अच्छा हो जाएगा। तो एक और लोन पेयर अगर हम रख के देखें, यहाँ पर 2 लोन पेयर के साथ फार्मूला हो जाएगा AB3L2। तो ध्यान रखिएगा, पहला लोन पेयर इक्वेटोरियल पे रखा था, दूसरा भी इक्वेटोरियल पे रखते हैं। क्यों? उसके बारे में बात करेंगे अभी हम। इसका एग्जाम्पल जो होता है वो होता है ClF3। क्लोरीन के वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 बॉन्ड में चले गए तो बचे 4 का मतलब 2 लोन पेयर है इसके पास और 3 पेरिफेरल एटम। फिर से वैसे ही अरेंजमेंट करते हैं तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर आता है वो टी शेप्ड कहा जाता है। कैसे? देखिए, यहाँ पर A सेंट्रल एटम है, यहाँ पर हो गया B, यहाँ पर हो गया B। अब एक इक्वेटोरियल B बच गया और 2 लोन पेयर होते हैं। लोन पेयर को हटा दीजिए, तो ये स्ट्रक्चर कैसा आ रहा है? टी शेप आ रहा है। टी में 2 B एक्सियल वाले हैं और एक इक्वेटोरियल B बच रहा है, बाकी इक्वेटोरियल पोजीशन पे लोन पेयर। अब दोनों लोन पेयर इक्वेटोरियल पे क्यों रखा गया, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अगर एक और लोन पेयर रख दे तो 3 लोन पेयर के साथ फार्मूला हो जाएगा AB2L3। इसका एग्जाम्पल जो होता है, इसका एग्जाम्पल जो आएगा XeF2। जेनॉन के वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 में से 2 बॉन्ड में चले गए तो बचे कितने? 6 का मतलब 3 लोन पेयर है इसके पास, जिसको L से रिप्रेजेंट किया और 2 पेरिफेरल एटम F से रिप्रेजेंट किया, B से रिप्रेजेंट किया। अब इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये स्ट्रक्चर लीनियर आता है, क्योंकि जितने भी लोन पेयर होते हैं सब इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखे जाते हैं। क्यों? ये बाद में बताया जाएगा। तो यहाँ पर एक लोन पेयर रख दिया, यहाँ पर भी एक लोन पेयर, यहाँ पर भी एक लोन पेयर। सारे लोन पेयर को हटा दिए तो एक लीनियर स्ट्रक्चर है, जैसे SP में आपने देखा था। सॉरी, SP हाइब्रिडेशन की बात ही अभी हमने नहीं की। स्टेट नंबर 2 में जो आपने स्ट्रक्चर देखा था वो भी लीनियर था। याद कीजिए, A के अगल बगल 2 B रखे गए थे, बस वहाँ लोन पेयर नहीं था। इसका मतलब लीनियर जो अरेंजमेंट है वो 5 स्टेरिक नंबर में भी आ सकता है और 2 स्टेरिक नंबर में भी आ सकता है।